हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम अपने डेली करंट अफेयर शो के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज है 12 मई 2021। तो यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। असम राज्य प्रबंधन एवं यूनिसेफ ने मिलकर के ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, असम राज्य प्रबंधन हो गया और यूनिसेफ, इन दोनों ने मिलकर के किया क्या है कि जो असम में जो है सर्वाधिक बाढ़ आती रहती है, क्योंकि असम जो है बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित इलाका है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पर बहती है, इस वजह से। तो इसको लेकर के जो है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय की यदि मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। मैं आपको बता दूं, असम जो है बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित इलाका रहता है। तो इसी के साथ ही साथ ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी हमारी जो तिब्बत जो सांगपो नदी से जानी जाती है, इसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। साथ ही साथ ये जब आगे बढ़ती है, जब असम में पहुंचती है, तो असम में ये जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही असम में जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। साथ ही साथ जब ये नदी आगे पहुंचती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम जो है जमुना हो जाता है। साथ ही में इसको गंगा मिलती है तो गंगा पद्मा बन जाती है, तो ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो है, जब ब्रह्मपुत्रा नदी जब चाइना से निकलती है, तो ये जो जब बाढ़ का सीज़न आता है तब इसमें पानी चाइना काफ़ी छोड़ देता है, तो इस वजह से जो है असम काफ़ी बाढ़ से प्रभावित इलाका रहता है। तो इसके अलावा मैं असम के बारे में बात करूँ, असम आप राज्य देख सकते हैं। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ असम की राजधानी के अलावा मैं आपको बताऊँ, सीएम पद की जो यहाँ पर अभी शपथ ली है वो हेमंत बिस्व शर्मा जो है अभी यहाँ पर जो है सीएम बनाए गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा नाम है इनका। इन्होंने जो है अभी सीएम पद की शपथ ली है। साथ ही साथ यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की बात करूँ तो 126 जो है विधानसभा की सीट्स हैं, और इसके अलावा अगर लोकसभा की सीटों की बात करूँ तो 14 जो है लोकसभा की सीट्स हैं, और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 हैं। तो ये असम के अगर नेशनल पार्क के बारे में बताऊं तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साइखोवा 5 तो यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, जिनमें से काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष हैं वो मैं आपको बताना चाहूँ तो हेनरिटा एच फोरे जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में पुडुचेरी जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला चौथा राज्य बना है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो है कब तक निर्धारित है? देखो, जब 2019 में ये दोबारा सरकार चुन करके आई थी तो इन्होंने एक नया मंत्रालय का गठन किया जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका लक्ष्य ये है कि 2019 से लेकर के 2024 तक हर घर तक जल पहुँचाना इनका लक्ष्य है। तो 2024 तक ये हर घर तक जल पहुँचा देंगे। तो ये जो है पुडुचेरी जो है वो चौथा राज्य बना है। जल जीवन मिशन मैंने आपको बताया 2019 में शुरू हुआ था, और इसका लक्ष्य कब तक है? 2024 तक इसका लक्ष्य है हर घर तक जल पहुंचाना है। इसके अलावा मैं बात करूं पुडुचेरी की लोकेशन, आप देख लीजिएगा, ये है हमारे पुडुचेरी। देखो, पुडुचेरी जो है इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 3 जो स्टेट में आता है, एक यनम जो है, यनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है। पुडुचेरी और कराईकल 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु में आते हैं, और एक माहे जो डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का वो केरला में आता है। तो पुडुचेरी में अभी हाल ही में जो है नए सीएम बने हैं, तो एन रंगास्वामी जो है वो इन्होंने यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और भाजपा के साथ जो है इन्होंने मिलकर के यहाँ पर सरकार बनाई है। इसके अलावा 100% जल जो है हर घर जल तक पहुँचने वाला राज्य जो है, पहला राज्य जो था वो गोवा था। उसके बाद जो है 2 राज्य और हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, तमिलनाडु जो तेलंगाना है उसको भी जो है
हर घर जल तक जल जो है पहुंच चुका है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार है हमारा, यहाँ पर भी हर घर तक जल पहुंच चुका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ जो योजनाएं हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है हमारी 2019 में ये योजना स्टार्ट होती है। इसमें होता ये है कि 2,000 रुपये की 3 किस्तें जो है दी जाती हैं। तो एक साल में 6,000 रुपये की किस्त, 6,000 रुपये टोटल आते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी स्टार्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ये योजना हमारी स्टार्ट हुई थी 23 सितंबर 2018 को। इसका जो है जो हमारा 5 लाख तक का ये बीमा इसमें मिलता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा होता है। ये आयुष्मान भारत योजना है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना की बात करूं तो ये 2020 जून में स्टार्ट हुई थी। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए 10,000 तक के लोन की व्यवस्था इसमें की गई है। तो ये जो है पीएम स्वनिधि योजना है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के बारे में बात करूँ तो हरियाणा पानीपत से इसकी स्टार्ट होती है। देखो हरियाणा से ही इसको क्यों स्टार्ट किया गया वो यदि मैं आपको बताऊं तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को जो है हरियाणा से स्टार्ट होती है। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में WHO ने किस देश द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो मैं आपको बता दूं जो सिनोफार्म वैक्सीन है वो चीन के द्वारा निर्मित है। इसको आपातकाल अनुमति दी गई है WHO के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा अनुमति दी गई है। इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं 7 अप्रैल 1948 को इसकी WHO की स्थापना हुई। 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडनोहम इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये जो सिनोफार्म है ये यहाँ की वैक्सीन है, इसको जो है आपातकालीन रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा WHO मैंने आपको बता ही दिया, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो CEO हैं, पहले CEO जो बने हैं वो मैं आपको बताना चाहूँ तो अनिल सोनी जो हैं इसके पहले CEO जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे आगे, देखिए वैक्सीनेशन का कार्य भारत में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। 2 वैक्सीन है जो भारत में निर्मित है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। कोविशील्ड को जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बना रहा है, इसको पुणे जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के बना रहा है। लेकिन जो कोवैक्सीन है हमारी पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक हैदराबाद के साथ मिलकर के बनाया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे एक रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक V, इसको भी भारत में अनुमति दी जा चुकी है और इसकी खेप जो है वो भारत में आ भी चुकी है। इसका भी वैक्सीनेशन का काम भारत में जारी है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेपाल में KP शर्मा ओली सरकार विश्वास मत हारने के बाद गिर गई। तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है ये आपको मुझे बताने हैं। देखो मैं बताऊं आपको, जो बिंदा देवी भंडारी हैं वो नेपाल के राष्ट्रपति हैं। हुआ ये था KP शर्मा ओली जो हैं यहाँ के, जब विश्वास मत आया इनका, यहाँ की जो प्रतिनिधि सभा होती है, जैसे भारत में जो संसद होती है हमारी, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है हमारा उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। तो उच्च सदन होता है हमारा राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। तो यहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है यानी कि जो निम्न सदन है, वहाँ पर जब ये प्रस्ताव लेकर के आए तो इसमें जो है 275 सीट टोटल्स हैं। तो इनको बहुमत के लिए 136 सीट चाहिए थी, लेकिन ये अपनी बहुमत जो है नहीं दर्शा पाए। इनको जो टोटल वोट्स की संख्या मिली वो लगभग 93 जो है इनको वोट मिले हैं, तो ये विश्वास मत से हार गए हैं। तो जो KP शर्मा ओली हैं इनकी सरकार यहाँ पर गिर गई है। तो अब जो है KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकेंगे। इसके अलावा ऑप्शन के बारे में बताऊँ, शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री हैं। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग आप जानते होंगे कोरोना वायरस के जनक चाइना के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये नेपाल के प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं KP शर्मा ओली हैं। नेपाल के साथ भारत का हाल ही में विवाद भी रहा था, आपको याद होगा। तो काला पानी जो विवाद है वो भारत का जो है नेपाल के साथ है, उत्तराखंड की सीमा पर जो है ये विवाद है। इसके अलावा भारत में भी एक प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिनको विश्वास मत जो है हासिल नहीं कर पाए और उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आप देख सकते हैं, इनको जो है इस्तीफा इसलिए देना पड़ा था कि ये जो है विश्वास मत में जो है विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा था। नेपाल के बारे में मैं आपको बता दूं, नेपाल जो है हिमालयन हमारा जो है इसकी राजधानी जो वो काठमांडू है और इसी के साथ ही साथ यहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जो हैं अभी इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति यहाँ के बिंदा देवी भंडारी हैं। इसके अलावा जो हमारा इसके साथ विवाद है यहाँ पर उत्तराखंड की सीमा पर काला पानी विवाद जो है वो इसी के साथ ही साथ है। इसके अलावा नेपाल के बारे में 1-2 चीज़ और बता दूँ मैं आपको। नेपाल जो है सार्क का भी मेंबर है, सार्क जो कंट्रीज है उनका भी मेंबर है, साथ ही साथ बिम्स्टेक जो है इनका भी मेंबर है, क्योंकि भारत भी इनका सदस्य और जो
इसी के साथ साथ नेपाल भी इसका सदस्य है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो कब मनाया गया, ये आपको मुझे बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न जान लीजिएगा। क्योंकि 11 मई 1998 को हुआ ये था, पोखरण जो है ऑपरेशन शक्ति जो है ये हुआ था। तो ऑपरेशन शक्ति क्या है ये मैं आपको बताऊं, तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में इस परीक्षण को किया गया। तो दूसरा जो परमाणु परीक्षण था हमारा 11 मई 1998 में हुआ। इसमें जो है 3 विस्फोट जो हैं 11 मई को किए गए थे और 13 मई को 2 विस्फोट किए गए थे। इसके अलावा 22 मई आप जान लीजिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है मैंने आपको बता ही दिया, 11 मई 1998 को भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, इसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखो, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 1974 में हुआ। उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, इनके कार्यकाल में हुआ। तो 18 मई 1974 को ये इसको परीक्षण किया गया था। इसमें हुआ ये था कि इसमें जो यूरेनियम हमको चाहिए होता है वो एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है, जो कि 235 समस्थानिक जो होता है ये वाला हमको चाहिए होता है। लेकिन जब भारत जो है परमाणु ईंधन के रूप में यूएसए से जो लेता था, तो यूएसए ने जो है हमको एनरिच यूरेनियम नहीं दिया था। लेकिन जब हमने इसको परीक्षण किया तो ये उतना सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद जो है ये पोखरण रेंज है, राजस्थान में है, जैसलमेर के पास में, तब दूसरा परीक्षण किया गया 1998 में। देखो, यहाँ पर जो है ज़रूरत इसकी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु बम बना लिया था, लेकिन उसने परीक्षण नहीं किया था। तो इसके बाद जो है 11 मई 1998 में भारत में परीक्षण किया गया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हुआ। इसका जो मिशन का नेतृत्व जो था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। और ये जो था हमारा, इसमें 11 मई को 3 विस्फोट किए गए और 13 मई को जो है 2 विस्फोट किए गए। इसी के साथ ही साथ भारत जो है परमाणु संपन्न देशों की जो कतार है उसमें आकर के खड़ा हो गया था। इसी के कुछ ही दिन बाद जो है पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, जो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें हुआ क्या है, जो सुमात्रा द्वीप है यहाँ पर जो है ये स्थित है। तो इसमें जो है विस्फोट हो गया है। तो ये मैं आपको दिखा दूं, जो माउंट सिनाबुंग है इरप्ट्स इन इंडोनेशिया, जो रिंग ऑफ फायर है हमारी, उसके अंदर ये आता है। तो रिंग ऑफ फायर में जितने भी कंट्री हैं उनमें जो है अक्सर जो है ज्वालामुखी फटते रहते हैं। जैसे इसमें जापान आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है। तो ये पैसिफिक जो हमारी रिंग ऑफ फायर है उसके अंदर का ये कंट्री है। तो इसमें जो है अभी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। पैसिफिक ओशियन में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ भूकंप जो है सर्वाधिक आते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुमात्रा द्वीप पर है। देखो, मोना लाओ जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये स्थित कहाँ है वो मैं यदि आपको बताऊं तो USA जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। इसके साथ ही साथ ये जो है हवाई द्वीप है, यहाँ पर ये स्थित है। इसकी जो लोकेशन है वो हवाई द्वीप पर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, स्ट्राम्बोली जो वोल्केनो है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, आप ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। इसके साथ ही साथ इटली में अगर मैं आपको और बताऊं, एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली में ही है। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड है, और ये अंडमान सी में जो है स्थित है। तो अंडमान सी में जो है ये स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य में कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई? तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो मामा की नगरी है, शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया। तो इसमें होगा ये कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको यदि मान लीजिए कोरोना कोविड से पॉजिटिव हो जाते हैं, तब उनको जो है इलाज जो है उनका पूरी तरीके से मुफ्त में किया जाएगा। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं उनको जो है इलाज मुफ्त में दिया जाना है। ये जो है ये वाली जो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना है, इसको लेकर के यदि कोई भी जैसे गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनसे अगर लिखवा कर आप ले आएंगे तो आपको जो इलाज है वो फ्री में दिया जाएगा। तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, निजी अस्पताल में जा सकते हैं, दोनों ही तरह के अस्पतालों में आपका इलाज जो है फ्री में होने वाला है यदि आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मामा की नगरी मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश आप ये देखिएगा,
बिल्कुल मध्य में जो हार्ट ऑफ द इंडिया जिसको कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश है। राजधानी यहाँ की भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही साथ इसके जो गवर्नर हैं, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को जो है अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का भी दिया गया है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, नीचे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, और झारखंड के साथ जो है, झारखंड के साथ साझा नहीं करता, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश साझा करता। देखो मध्य प्रदेश जो था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों पहले एक ही राज्य थे। सन 2000 में जब इनका सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया और उसी के साथ ही साथ बिहार से जो है झारखंड बनाया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। तो मध्य प्रदेश पहले सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य होता था, लेकिन अब जो है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश में कुछ बहुत ही ज़्यादा विश्व विरासत स्थल हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये। इसके साथ ही साथ मैं आपके इसके बारे में बता दूं, जो सम्राट अशोक हैं उनके द्वारा जो है इसको बनवाया गया। तो ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, मध्य प्रदेश में स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो है हमारा खजुराहो मंदिर है। तो खजुराहो का जो मोनूमेंट है वो आप देख सकते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसके बाद बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है। तो दहला बांध मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान में स्थित है। तो यहाँ के जो तालिबान आतंकी हैं, तालिबान आतंकियों ने जो किया क्या है वो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इस जो पे कब्जा जमा लिया। तो ये जो है इसी लेकर जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में है। तो दहला बांध आप ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बाद अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं दहला बांध जो है कहाँ पर स्थित है, ये जो कंधार जो प्रांत है वहाँ पर ये स्थित है। इसके अलावा भारत में अगर डैम के बारे में बात करूं तो ये जो है हमारा सरदार सरोवर डैम जो है ये आप देख सकते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात में। इसके साथ ही साथ और मैं डैम के बारे में बात करूं, ये जो आप डैम देख रहे हैं इसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में ये जो है स्थित है। साथ ही साथ ये जो है भागीरथी नदी पर जो है इसको बनाया गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध यदि मैं आपको बताऊं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और महानदी जो है ये स्थित कहाँ पर है वो मैं यदि आपको बताऊं तो उड़ीसा राज्य में जो है इस बांध को बनाया गया है। तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे अप्रैल माह 2021 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। क्रिकेट ऑफ द ईयर नहीं, ये मंथ का अवार्ड दिया गया है, मंथ कर लीजिएगा इसको आप। तो मंथ का अवार्ड जो है वो दिया गया है। देखो जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ के अवार्ड हैं वो जनवरी से ही देने स्टार्ट किए गए हैं। तो जो अभी का जो अप्रैल माह का है वो बाबर आजम को दिया गया है। बाबर आजम आप देख सकते हैं इसको, ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है। तो पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये विराट कोहली है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये बेटा बेटा ही रहेगा क्योंकि विराट कोहली इनका भी बाप है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो जनवरी माह में जिसको मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था वो आप इनको देख सकते हैं, ये हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को जो है जनवरी माह में ये अवार्ड दिया गया था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ हुई थी उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, आप ध्यान रखिएगा जनवरी माह का किसे दिया गया। इसके बाद बात करेंगे फरवरी माह में जो है रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, इनको जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद जो है मार्च जो माह था, मार्च में जो है भुवनेश्वर कुमार को दिया गया, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आईसीसी के बारे में बात करूंगा। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में स्थापना हुई और दुबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसके साथ एक बात और बता दूं, जो दुबई है, दुबई में ही IPL 13 का आयोजन हुआ था। अभी भी जो IPL का बचा हुआ सीजन है वो बात चल रही है कि दुबई में ही जो है कराया जाए। इसके साथ ही साथ जो 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा 2023 का, वो यदि मैं आपको बताऊं तो वो भारत में उसका आयोजन होगा 2023 का जो होने वाला है। इसके अलावा जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड एंड वेल्स में आयोजित हुआ था, इसको इंग्लैंड ने जो है पहली बार जीता था। जो कि इंग्लैंड का जन्मदाता जो देश है वो इंग्लैंड ही पहली बार 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था। इसके बाद बात करेंगे हाल ही में रघुनाथ महापात्र का जो है निधन हो गया। यह कौन थे? तो मैं आपको बता दूं ये जो है प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इनका जो है निधन हो चुका है। ये राज्यसभा के सांसद भी थे, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद होने के साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। तो इनका अभी हाल ही में जो है निधन हुआ है।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे रघुनाथ महापात्रा जो हैं, ये हैं राज्यसभा के सांसद थे। इनके साथ ही साथ इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको इनको जो है सम्मानित किया गया था। देखो, भारत में पद्म अवार्ड्स की जो शुरुआत है वो यदि मैं आपको बताऊँ 1954 से इसकी शुरुआत हुई। तो पहली बार जो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है उसका नाम मैं आपको बताऊं, भारत रत्न जो है सबसे नंबर 1 का पुरस्कार है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री आता है। तो पद्म विभूषण जो है 2020 में, पहले मैं आपको बता दूं पद्म अवार्ड जो है किन किन को दिए गए हैं। 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री, यानी कि टोटल 119 लोगों को जो है ये अवार्ड पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो मैं आपको 2021 के पद्म अवार्ड दिखाऊंगा, देख लीजिएगा आप। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इनके स्थान पर अब जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो योशिहिदे सुगा जो हैं प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं एसपी बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, मरणोपरांत इनको दिया गया है, आर्ट से रिलेटेड है। बेल्ले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटका के हैं, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से ही सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे नरेंद्र सिंह कृपानी के बारे में। मरणोपरांत ऑप्टिकल फाइबर के जनक जो है नरेंद्र सिंह कृपानी को ही कहा जाता है। इसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है आध्यात्मिक से रिलेटेड थे, इनका जो है हाल ही में निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा, मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो चुका है। ब्रजवासी लाल दिल्ली के थे, इनको भी अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। और सुदर्शन साहू जो है उड़ीसा के, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से ही सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे जो चल रहा था, तो आज हम इसका और रिवीजन करेंगे। इसके बाद जो है कल से जो है हम अपना नया टॉपिक लेने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के भाग हम पढ़ रहे थे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। संघ एवं राज्य, उसका जो राज्य क्षेत्र है वो भाग 1 में आता है। तो भारत में अभी जो हमारे 28 राज्य हैं, साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये इनको जो है भाग 1 में रखा गया है। इनका जो अनुच्छेद है वो 1 से 4 तक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाग 2 में जो है वो नागरिकता आती है, सिटीजनशिप। 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद है। और नागरिकता संशोधन जो अधिनियम आया था पहला 1955 में आया था, जिसके द्वारा जो है भारत में नागरिकता को डिफाइन किया गया था। लेकिन 2019 में आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, CAB जो बिल आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें जो है कुछ लोगों को नागरिकता दी गई थी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो कुछ जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी थी उनको नागरिकता दी गई थी, काफ़ी विवादों में रहा था। मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा, USA से जो है इसकी अवधारणा ली गई थी। इसके जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेकर के 35 तक आता है। ये मौलिक अधिकार हमको संविधान के द्वारा मिले गए होते हैं, तो इनको जो है कोई भी हमसे नहीं छीन सकता है। जो विधिक अधिकार होते हैं वो हमसे छीने जा सकते हैं। देखो, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अब इनको जो है 6 कर दिया गया है। तो एक जो था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हमारा मौलिक अधिकार से हटा करके इसको जो है विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। तो अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया, 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व, जिनको DPSP भी कहते हैं। DPSP की जो अवधारणा है वो आयरलैंड से ली गई है। अनुच्छेद में आपको बता दूं 36 से लेकर के 51 तक इसमें आता है। कल्याणकारी राज्य बने, स्टेट को जो है वेलफेयर सोसाइटी का जो है स्थापना की जाए, इसको लेकर के नीति निर्देशक तत्व जो है आते हैं। इसके बाद बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं इस मूल संविधान में नहीं थे, 42 में संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब इनको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A इनमें जोड़ा गया, तो तब 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86 में संविधान संशोधन किया गया 2002 में, तब जो है इसको जोड़ा गया था। इसके बाद संघ भाग 5 के बारे में, संघ जो है हमारा यूनियन जो होता है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो 52 से लेकर के 151 तक जो हमारा अनुच्छेद है, 151 है, सॉरी 152 नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जो है इनको इसमें आता है। तो इसके बाद बात करेंगे राज्य जो है हमारा भाग 6 हो जाता है। इसमें जो है अनुच्छेद हमारे आते हैं 152 से लेकर के 235 तक, इसका उल्लेख है। साथ ही साथ 7 जो भाग है, अनुच्छेद 238 था, इसको हटा दिया गया है, निरसित है ये। इसके बाद भाग 8 के बारे में बता दूं आपको, केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं। इसका जो अनुच्छेद है वो 239 से लेकर के 242 तक इसका अनुच्छेद आता है। भाग 9 में आपको बता दूं पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसको जब भारत में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 का, इसके द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये जब लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। साथ ही साथ 24 अप्रैल को ही भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ एक अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं भाग 9 का जो है नगर पालिका, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है, जब 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 का ही था ये भी, और 1993 में इसको लागू किया गया, तो इसके द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया और इसमें अनुसूची जो थी वो 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी।
भाग 9 का आपको बता दूं सहकारी समितियां इसमें आती हैं, 97 में संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा इनको जोड़ा गया था। इसके अलावा भाग 10 जो है हमारा SC एंड ST का जो प्रबंधन होता है वो इसके अंदर आता है, और अनुच्छेद आपको ध्यान रखिएगा 244 और 244A 2 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। इसके बाद संघ और राज्यों के मध्य संबंध भाग 11 के अंदर आता है हमारा, अनुच्छेद इसमें 245 से लेकर के 263 तक आ जाता है। इसके बाद भाग 12 के बारे में बात करेंगे, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं बाद, इसका जो अनुच्छेद है वो 264 से लेकर के 300A। देखो जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद पहले 31 में था, 31 से हटा करके 300A में डाल दिया गया। जो पहले मूल अधिकार था इसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम भाग 13 के अंदर जो है इसका लिखा गया है। इसका अनुच्छेद यदि मैं आपको बताऊं तो 301 से लेकर के 307 तक इसका अनुच्छेद वर्णन है। इसके बाद भाग 14 जो है हमारा सिविल सर्विसेज जो होती हैं, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, अनुच्छेद 308 से लेकर के 303 323 तक जो है इसके बारे में लिखा गया है। जो UPSC आता है वो हमारा इसी के अंदर आता है। इसके बाद भाग 14 का जो है इसमें ट्रिब्यूनल आ जाता है हमारा। आर्टिकल इसमें 2 हैं, 323A और 323B, 2 अनुच्छेद हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाग 15 होता है हमारा निर्वाचन आयोग, जिसके तहत भारत में चुनाव कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, ध्यान रखिएगा। इसका जो अनुच्छेद है वो 324 से लेकर के 329 तक आता है। इसके बाद भाग 16 के बारे में बात करेंगे। देखिएगा कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध लिखे गए हैं। अनुच्छेद जो इसका है वो 330 से लेकर के 342 तक आ जाता है, या आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला जो है हमारा भाग 17, इसमें राजभाषा है। देखो मैं आपको बता दूं राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, भारत की राजभाषा है हिंदी। राजभाषा का मतलब वो होता है कामकाज की भाषा को जो है राजभाषा कहा जाता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब इससे पहले काफ़ी बहस चली कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, लेकिन साउथ के जो स्टेट थे, साउथ के जो नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि हिंदी जो है पूरे भारत में नहीं बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। इसीलिए हिंदी जो है वो राजभाषा का दर्जा है इसको। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी जो हैं 22 भाषाएं हैं। इनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे अगली जो है हमारा आपात उपबंध जो है हमारा आपातकाल जो है भाग 18 में लिखा गया है। देखो अनुच्छेद इसमें 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक तो होती है हमारी इंटरनल इमरजेंसी जो होती है, इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी जो हो जाती है 356, और 360 में हमारा वित्तीय आपातकाल लगता है। जो केंद्र में जो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, इसके 3 आधार हो सकते हैं। 3 आधार क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊं। यदि युद्ध की स्थिति हो जाती तब भी आपातकाल लगाया जा सकता है, साथ ही साथ बाह्य आक्रमण होता है तब भी आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक और जो है, अगर सेना विद्रोह कर देती है, सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है तब भी आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 हमारा अनुच्छेद ये कहता है कि इसमें जो है राज्यों में जो आपातकाल लगाया जाता है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो 356 के तहत होता है। और 360 जो है इसको वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, इसके तहत दिया जाता है। इसके अलावा 19 में जो है प्रकीर्ण विशेष अधिकार, कुछ राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो 361 से लेकर के 367 तक इसका भी वर्णन है। भाग 20 में संविधान में संशोधन अगर करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं भाग 21 हमारा क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक इसमें आता है। इसके अलावा बात करेंगे भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, मतलब कोई भी चैप्टर जब खत्म होता है तो उसके बारे में क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, उसका प्रारंभ हिंदी में पाठ निरसन ये सब जो होता है। तो 393 से लेकर के 395 तक इसके बारे में वर्णन है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो है PDF प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा ये फेसबुक पर ग्रुप है आचार्य जी ग्रुप नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तब आपको जो है डेली अपडेट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।